हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। तो भारत पहली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी की मेज़बानी करने जा रहा है। किन शहरों में होने वाली है ये मीटिंग? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन बन गई हैं, ज्वाइन भी कर लिया है, उनके बारे में जानेंगे। जगदीप धनखड़ देश के कौन से वे उपराष्ट्रपति बन गए हैं? भारत की नई राष्ट्रपति से मिलने वाले पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष कौन हैं? आरबीआई ने अगस्त 2022 में यानी इसी महीने रेपो रेट को बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF उसने कई सारे अवार्ड की घोषणा की है, उस पर कई क्वेश्चन है। इसके अलावा भी कई और टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछला कुछ वीडियो आपको नहीं मिल पाया था तो वो सब कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे, और फिर एक दो दिन में रेगुलर हो जाएंगे हम लोग। थोड़ी अस्वस्थता थी, इस वजह से आपको दिक्कत हुई, वीडियो नहीं मिल पाया था वक्त पे। लेकिन मैं वादा कर रहा हूँ कि पूरा कंटेंट एक एक आपको मिलेगा, पिछला भी और आगे का भी। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला क्वेश्चन ये रहा। भारत पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी की मेजबानी अक्टूबर 2022 में किन शहरों में करेगा? ये तय हो चुका है, तैयारी हो रही है अभी। आंसर होगा मुंबई और दिल्ली। न्यूज़ आप देख रहे हैं, और ये जो मीटिंग है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के काउंटर टेररिज्म कमेटी यानी CTC की होगी। काउंटर टेररिज्म कमेटी की ये मीटिंग होने जा रही है अक्टूबर में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पूरे काउंसिल की मीटिंग नहीं है, बल्कि उसकी एक कमेटी की मीटिंग है, और ये पहली बार इंडिया में आयोजित की जाने वाली है। कौन कौन से देश से शहर हैं, कौन कौन से शहर हैं? तो मुंबई और दिल्ली, ठीक है। और इसमें जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, चीन, रूस, फ्रांस, UK, अमेरिका, उसके अलावा जो अदर जो अस्थायी सदस्य हैं वो भी शामिल होंगे, यानी 15 देशों के राजनयिक और अधिकारी इसमें शामिल होंगे, इसमें आएंगे मीटिंग में, ओके। और भारत इस मीटिंग की अध्यक्षता करेगा यूनाइटेड नेशंस के सदस्य के तौर पर CTC की काउंटर टेररिज्म जो कमेटी है उसकी। और मुख्य तौर पर क्या क्या बातचीत होने वाली है? तो उसमें टेरर फाइनेंसिंग, साइबर खतरे और ड्रोन के उपयोग पर मूलतः 3 चीज़ों पर ये केंद्रित रहेगा, ओके। तो ये एक मीटिंग इंडिया में होने जा रही है, इम्पॉर्टेंट बात है। और ये काउंटर टेररिज्म कमेटी क्या है? तो ये एक यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की एक सहायक संस्था है, कमेटी है, और इसमें 15 मेंबर्स होते हैं। इस कमेटी की स्थापना जो है ना, वो कब की गई थी CTC की? ये अमेरिका में जो 9/11 का आतंकी हमला हुआ था उसी के बाद इसको संयुक्त राष्ट्र ने बनाया था, ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि यानी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव उसके रूप में पदभार ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? फर्स्ट वुमेन। आंसर होगा रुचिरा कंबोज, ओके। इसके बारे में मैंने 2 महीने पहले कंटेंट में वीडियो में आपको बताया था, लेकिन अब इन्होंने ज्वाइन कर लिया है और अब अस्थाई राजदूत बन गई हैं, अस्थाई प्रतिनिधि बन गई हैं भारत की यूनाइटेड नेशंस में। और रुचिरा कंबोज जब ज्वाइन करने पहुंची यूनाइटेड नेशंस में, तो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं, कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। तो उन्होंने आगवानी की रुचिरा कंबोज की, जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ओके। किसकी जगह ली है रुचिरा कंबोज ने? तो TS तिरुमूर्ति की जगह ली है, पहले वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे, ओके। इंपॉर्टेंट बात है। इनके बारे में बताऊं, रुचिरा कंबोज के बारे में 1987 बैच की IFS अधिकारी हैं, यानी इंडियन फॉरेन सर्विस की, और इससे पहले भूटान में राजदूत थी, और भूटान से पहले दक्षिण अफ्रीका में उच्चायुक्त रह चुकी थी, ओके, इम्पॉर्टेंट बात। और यूनाइटेड नेशंस में अस्थायी प्रतिनिधि क्या होता है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर कंट्री हैं उनके डिप्लोमेटिक मिशन के हेड को, मुखिया को यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट मेंबर कहा जाता है, और उनका दफ्तर अमेरिका में जो स्थित है, न्यूयॉर्क में, ये यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग उसी में स्थित होता है, ओके, इम्पॉर्टेंट बात। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात बता दूँ कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता इंडिया को मिलने वाली है दिसंबर 2022 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जगदीप धनखड़ देश के कौन से में उपराष्ट्रपति बने हैं? आंसर होगा 14वें, ठीक है।
वो 14वें उपराष्ट्रपति हैं भारत के। तो यहाँ सवाल ऐसा भी आ सकता है एग्जामिनेशन में, अक्सर ये नंबर वाला आता है क्वेश्चन। ओके, और ये राजस्थान से हैं। राजस्थान में की बात करेंगे तो भैरव सिंह शेखावत के बाद धनखड़ ऐसे दूसरे शख्स हैं राजस्थान से आने वाले जो उप राष्ट्रपति बने हैं। तो अभी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, तो उन्होंने ही 11 अगस्त को इन्हें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई है, पद और गोपनीयता की। ओके, इम्पोर्टेंट बात है। और उपराष्ट्रपति चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एनडीए से जगदीप धनखड़ और फिर विपक्ष से मार्गरेट अल्वा। ओके, तो जीत इन्हीं की हुई, धनखड़ की हुई थी। ठीक है, कैसे चुनाव होता है उपराष्ट्रपति पद का? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता के बजाय जो संसद में, यानी दोनों सदनों में जो सांसद हैं वो वोट डालते हैं, उसमें मनोनीत सदस्य भी वोट डाल सकते हैं। और भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। और अभी तक तो टोटल 14 उपराष्ट्रपति हुए हैं, वो पूरी लिस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना जरूरी है। पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे जाकिर हुसैन, तीसरे बीबी गिरी, चौथे गोपाल स्वरूप पाठक, पांचवें थे बीडी जट्टी, छठे हिदायतुल्ला, सातवें उपराष्ट्रपति रामास्वामी वेंकट रमन, आर वेंकट रमन, आठवें उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, नौवें उपराष्ट्रपति के आर नारायणन, 10वें उपराष्ट्रपति कृष्णा कांटे, 11वें भैरव सिंह शेखावत, 12वें उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, 13वें थे इससे अभी हाल ही तक वेंकैया नायडू, और अब हैं जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति भारत के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और उपराष्ट्रपति का काम मूलतः क्या है? एक तो वो पदेन चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष कौन है भारत के राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से मुलाकात करने वाले? इसके बारे में बताते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर अगस्त तक का अवेलेबल हो चुका है। पीडीएफ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और देख सकते हैं, आप ले सकते हैं। एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और तमाम एग्जामिनेशन चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीपीएससी हो, सब में करंट अफेयर्स के 90% से ज़्यादा क्वेश्चन जो हमने बताए थे वो सब आए हैं। और पीडीएफ लेने के लिए आपको 1 ईयर का मेंबरशिप लेना होगा, 1 साल का मेंबरशिप है, और उसके थ्रू मिलता है आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, लगातार हर महीने अपडेट आपको मिलता रहेगा। ऐप के थ्रू जो सरकारी जॉब न्यूज़ का है उसके थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट होता है एवरी संडे को करंट अफेयर्स का। एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज भी आज किया जाता है, अलग अलग एग्जामिनेशन के हैं, उसमें करंट अफेयर्स के अलावा भी तमाम क्वेश्चन होते हैं। 40% डिस्काउंट है बुक्स पे और फ्री शिपिंग भी है। तो अभी 7 मंथ की बुक आ चुकी है, और बुक ये रही, ये वाली बुक आप ले सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर भी ले सकते हैं 40% डिस्काउंट के साथ, मेंबरशिप जिन्होंने लिया हुआ है, और अमेजन पे भी अवेलेबल हो चुका है, तो आप परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन, भारत ने अगस्त 2022 में मालदीव के साथ कितने समझौते ज्ञापन यानी एमओयू पर साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? आंसर होगा 6। टोटल 6 एमओयू पर साइन किए गए हैं। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, उन्हीं के साथ। ओके, 6 एग्रीमेंट्स टोटल साइन किए गए हैं। और फोटोग्राफ देख रहे हैं, एग्रीमेंट जब साइन हो रहे थे उस वक्त की ये तस्वीर है। और कौन कौन से एमओयू साइन हुए हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये सब साइन किए गए एमओयू। कौन कौन से एमओयू हैं? तो मालदीव की लोकल काउंसिल और महिला विकास समिति के सदस्यों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए भारत की जो सरकार है वो उनको मदद करेगी, उसको लेकर एमओयू एक ये रहा। ओके, दूसरा है संभावित फिशिंग जोन फोरकास्ट की कैपेसिटी के निर्माण, यानी जो फिशिंग जोन है समुद्र में उन सब के कैपेसिटी के निर्माण, डेटा एक दूसरे को देना, साझेदारी, और समुद्री जो साइंटिफिक रिसर्च है उसमें सहयोग के लिए ये एमओयू है।
इसके अलावा CERT भारत और NCIT मालदीव के बीच में साइबर सुरक्षा सहयोग के लिए MOU साइन किया गया है। इसके अलावा है NDMA भारत और इसके अलावा मालदीव का जो NDMA है उसके बीच में आपदा प्रबंधन को लेकर MOU साइन किया गया है। और है एक्जिम बैंक, इसके अलावा मालदीव के बीच में जो वहाँ मालदीव की पुलिस की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए 41 मिलियन अमेरिकी डॉलर के फाइनेंस की को लेकर बात हुई है और MOU साइन हुआ है। और छठा है हुल हुमले, वहाँ एक जगह है मालदीव में, उस जगह पर निर्मित की जाने वाली जो 2000 सामुदायिक आवास इकाई है उसके लिए भी फंडिंग एक्जिम बैंक की ओर से दिया जा रहा है, तो वो साइन हुए हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात ये है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वोडाफोन आइडिया कंपनी के नए चेयरमैन कौन चुने गए हैं? कौन है नए चेयरमैन? आंसर होगा रविंदर टक्कर। ठीक है, वोडाफोन आइडिया उसके निदेशक मंडल ने MD और CEO के रूप में जो पहले थे काम कर रहे थे रविंदर टक्कर, तो उनको अब अध्यक्ष भी चुन लिया है। ठीक है, तो वो किसकी जगह लेंगे? हिमांशु कपानिया की जगह लेंगे। और ये रहा फोटोग्राफ इनका, रविंदर टक्कर का। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के किस शहर के लिए गूगल ने जुलाई 2022 में एनवायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर डैशबोर्ड को लॉन्च किया है? आंसर होगा औरंगाबाद। औरंगाबाद में इसे लॉन्च किया गया है और इसमें यही होगा कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो ज़रूरी जानकारियां हैं और पॉल्यूशन से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट डेटा है वो सब जानकारी वहां पर उसके ज़रिए निकाली जा सकेगी। ओके, और गूगल ने ऐसा औरंगाबाद शहर में किया है, भारत में पहली बार ऐसा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। RBI ने अगस्त 2022 में रेपो रेट को बढ़ाकर कितना कर दिया? आंसर होगा 5.4%। ओके, बढ़ाकर 5.4% कर दिया है। RBI की मॉनेटरी जो पॉलिसी कमेटी है, मौद्रिक नीति समिति, उसी ने समीक्षा बैठक की और ये फैसला किया है। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। RBI ने अगस्त 2022 में कितने बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करके रेपो रेट को 5.4% कर दिया? कितना बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है? आंसर होगा 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है। ओके, बाई 50 बेसिस पॉइंट। BSP न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। इससे पहले रेपो रेट जो था वो 4.9% था, जो अब इसको 5.4% रेपो रेट को बढ़ाकर कर दिया गया है। बेसिस पॉइंट क्या होता है? बेसिस पॉइंट का मतलब हुआ कि आधार अंक, जैसे 1% में 100 आधार अंक होते हैं, बेसिस पॉइंट होते हैं, वही। ओके, रेपो रेट क्या है? आसान भाषा में अगर हम कहेंगे रेपो रेट के बारे में, तो बैंक हमें कर्ज देता है और हम कर्ज पर जो लेते हैं उस पर ब्याज देना पड़ता है हमें। ठीक वैसे ही बैंकों को भी रोज़मर्रा के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की ज़रूरत पड़ती है और वे ये रकम RBI से लेते हैं। तो इस लोन पर जो रिज़र्व बैंक जिस दर से ब्याज वसूल करता है बैंकों से, उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट का क्या प्रभाव पड़ता है? तो रेपो रेट अगर बढ़ता है तो बैंक भी आम आदमी को थोड़े महंगे ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराता है, तो इससे लोन महंगा हो जाता है। हालांकि RBI ने जो अभी बढ़ाया रेपो रेट, उसका कहना ये है कि चूँकि महंगाई बढ़ रही है और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मार्केट से रुपए की नकदी की कमी करनी होगी, इसलिए रेपो रेट को ये बढ़ाना पड़ा है। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश ने आतंकी संगठन अल कायदा के चीफ अयमान अल जवाहिरी को एयर स्ट्राइक करके मार डाला? आंसर होगा अमेरिका। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने अभी हाल ही में ड्रोन एयर अटैक करके अल कायदा के जो चीफ था अयमान अल जवाहिरी, उसको मार गिराया है। ओके, और अमेरिका में जो 9/11 हमला हुआ था उसके मास्टरमाइंड में से एक था वो। ओके, ये रहा फोटोग्राफ। और सवाल है कि भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है इसका मारा जाना? तो जवाहिरी ने जो हिजाब विवाद हुआ था इंडिया में, कर्नाटक में ख़ास तौर पे, वहाँ पर भड़काने की कोशिश की थी लोगों को वीडियो जारी करके। ओके, वीडियो सामने आया था और कोशिश की थी कि ये मामला और बढ़े।
यहाँ तक कि जवाहिरी जो है वो भारत में अल कायदा को स्थापित करना चाहता था। दुनिया के बड़े इलाके में अल कायदा कमज़ोर होने के बाद वो उस कोशिश थी कि भारत में उसकी कुछ जड़ें बने और यहाँ ब्रेन वॉश करने की उसकी कोशिश थी। इसके अलावा और भी बात है, जैसे कि अफ़गानिस्तान में इसकी हत्या की गई है अमेरिका के द्वारा जवाहिरी की। तो अब ये भी है कि अफ़गानिस्तान में जो अल कायदा और तालिबान के संबंध थे उसमें चूँकि तालिबान का सरगना मारा गया है तो उससे वहाँ पर जो आतंकी स्थिति है उसको कमज़ोर वो हुआ, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में पेसा कानून को लागू कर दिया है? आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने पेसा कानून को इम्प्लीमेंट कर दिया है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर पेसा कानून को लेकर बिल आया है। ओके, तो अब उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है पेसा कानून को छत्तीसगढ़ में। ये 9 अगस्त को इसे लागू किया गया है। इस कानून के अंतर्गत राज्य की जो आबादी है उसके 33% आबादी वहाँ के आदिवासी, उनको पानी, जंगल, ज़मीन, इन सब जुड़े हुए जो मामले हैं उस पर वो खुद फैसला ले सकते हैं। ओके, पेसा कानून, उसका फुल फॉर्म क्या है पेसा का? तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़ एक्ट। मतलब वहाँ जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर वो खुद ही अपनी सरकार चला सकें और खुद ही अपना फैसला ले सकें। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। छत्तीसगढ़ की बात हो रही, राजधानी क्या है? रायपुर। चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF उसने किस खिलाड़ी को मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 चुना है? आंसर का सुनील छेत्री। सुनील छेत्री को चुना गया है। वो भारतीय फुटबॉल टीम जो है नेशनल टीम, उसके कप्तान हैं सुनील छेत्री। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं और ये रहा फोटोग्राफ इनका सुनील छेत्री का। और 9 अगस्त को उनको ये अवार्ड के लिए चुना गया है। 7वीं बार 7th टाइम ऐसा है जब उनको अवार्ड दिया जा रहा है उनको। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF ने किस खिलाड़ी को वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना है? आंसर होगा मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण को चुना गया है 9 अगस्त को। ओके, पहली बार उनको चुना गया है मनीषा कल्याण को। और ये जो अवार्ड है वो कई तरह के अवार्ड हैं, जैसे मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुनील छेत्री को, वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण को, वुमेन इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर मार्टिना थोकचोम को, मेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर विक्रम प्रताप सिंह को मिला है। बेस्ट रेफरी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है क्रिस्टल जॉन को। और बेस्ट असिस्टेंट रेफरी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है उज्ज्वल हालदार को। ओके, इम्पॉर्टेंट बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओलिविया न्यूटन जॉन का निधन हो गया 8 अगस्त 2022 को। तो इनमें से क्या थी? काफ़ी पॉपुलर थी। आंसर होगा गायिका और अभिनेत्री, एक्ट्रेस। ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियाई वो सिंगर और एक्ट्रेस थी। उनका निधन हो गया अमेरिका में। 73 ईयर की थी वो, काफ़ी पॉपुलर थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 अगस्त को। ओके, और इस बार की थीम क्या है? विश्व जैव ईंधन दिवस 2022 के लिए पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन का उपयोग को बढ़ाना। ओके, ये थीम है। मतलब पारंपरिक ऊर्जा संसाधन जो हैं उनकी जगह ये बायोफ्यूल को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व शेर दिवस यानी वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 अगस्त को। ओके, 10 अगस्त को ये मनाया जाता है। 2013 से ये दिवस मनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पिछले कुछ दिनों के, और जो लेटेस्ट है वो आगे आपको मिलते रहेंगे। और आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ का। गूगल प्ले पर जाइए, सरकारी जॉब न्यूज़ सर्च कीजिए, ये लोगो दिखाई देगा और डाउनलोड कर सकते हैं ऐप। और इसके थ्रू मेंबरशिप लेके करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी आपकी हो सकेगी। तो देखना ज़रूर। और बुक भी अवेलेबल हो चुका है जुलाई तक का, इस साल का आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, देखना ज़रूर डिस्क्रिप्शन में।
अब मिलते हैं अगले वीडियो में।